अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। आज का मौजू रहेगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का पहला बैरून मुल्क का दौरा जो उन्होंने सऊदी अरब के लिए किया, और ज़ाहिर है वहाँ उम्रा भी परफॉर्म किया, और अब दीगर मुलाकातें हो रही हैं और आइंदा भी होंगी। और इस दौरे की बहुत अहमियत है, और इस हवाले से कि जो माशी मसाइल इस वक्त पाकिस्तान को हैं, वहाँ ये देखा जा रहा है, ये ख्याल किया जा रहा है कि जो बेल आउट है वो आ जाएगा। और इस हवाले से वी आर होपिंग कि कोई अच्छी खबर आ जाए। हम एक पैकेज देखेंगे और फिर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तानी अवाम अगर किसी सरजमीन को अपने मुल्क के अलावा चाहते हैं और उसकी सलामती और तरक्की की दुआएं मांगते हैं तो रोए ज़मीन पर उस जगह को सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दोस्ती के रिश्ते के अलावा सबसे बड़ा रिश्ता मजहब का है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा न सिर्फ सिफारती बल्कि माली मदद भी की है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में की जाने वाली सरमायाकारी ने पाकिस्तानी मईशत को भी दवाम बख्शा है। मुल्क में सियासी बहरान के खात्मे के बाद पहली मरतबा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म 13 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब गए हैं, जहां गवर्नर मदीना फैसल बिन सलमान आल सऊद ने आला सऊदी हुक्काम के हमरा वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के हमरा इमकिम के खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहजैन बुख्ती, चौधरी सालिक हुसैन, मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब के पहले दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और उम्रे की सादत भी हासिल की। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी जैसे ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अलावा सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफ़राद क़ुव्वत के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के हवाले से बातचीत करने का इरादा रखते हैं। जबकि मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर, ख़ास तौर पर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे में मुख्तलिफ पैकेजेस पर बात करने के अलावा अदायगियाँ मौखर करने की बात भी करेंगे, जबकि सेफ डिपॉजिट के तौर पर मजीद रकम पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखवाने और मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी भी एजेंडे में शामिल होगी। वज़ीर आज़म भाईचारे और दोस्ती के रिश्तों की तजदीद और इयादा करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर हैं। ये दौरा मिसाली दोस्ती का एक नया तारीखी बाब खोलेगा। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। जो अमाउंट इस वक्त पाकिस्तान पिच कर रहा है वो है तकरीबन $7.4 बिलियन, जिसमें शामिल हैं $2 बिलियन एडिशनल कैश डिपॉजिट के लिए, फिर जो रोल ओवर फैसिलिटी है उसके लिए, और जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको, जो 3 बिलियन का एग्जिस्टिंग लोन है उसके हवाले से भी बात होगी। और फिर जैसे कि आपने पैकेज में देखा, बात की गई कि जो हमारे पाकिस्तान से लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए मज़ीद रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएँ। तो ओवरऑल इस दौरे का जो थ्रस्ट है वो इकनॉमिक कन्वर्जेंस है, और जो पाकिस्तान को इस वक्त शदीद तरीन माशी मसाइल का सामना है, बिलखुसूस इन दी एनर्जी सेक्टर, वहाँ पर अगर ऑयल की डेफर पेमेंट्स आ जाती हैं तो पाकिस्तान को कुछ ब्रीदिंग स्पेस हासिल हो जाएगी। आपको पता है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो महंगाई की सूरत हाल है, एक बार फिर इस एडवाइज़री के बावजूद कि ऑयल प्राइसेस बढ़ाई जाएं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फैसला किया कि ऐसा नहीं किया जाएगा। बहरहाल इसकी एक कॉस्ट है, और इस कॉस्ट को बेयर करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, जो मेरे ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत सऊदी अरब से भी सीख कर रही है। मेरे साथ एक बहुत उम्दा पैनल है, हम इस विज़िट के हवाले से भी बात करेंगे, और जो दीगर हमारी इस वक्त माशी सूरत हाल है। एक लफ्ज़ बस और कहना चाहूँगी, जो बात तो इसी हवाले से होनी चाहिए थी, बात तो जो माशी मसाइल हैं उसी के हवाले से होनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात हैं उसके हवाले से होना चाहिए थी। लेकिन 2 दिन से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पे बात हुई उस हवाले से जो नहीं होना चाहिए था। आपका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी सोच से हो, किसी भी फ़िक्र से हो, जो मुक़द्दस जगहें हैं उनका एहतराम तो हम सब पर लाजिम है। और उससे भी बड़ी और अहम बात ये कि क्या हमारी इक़्तिदार इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि अब हम अपने इस माशरे में रहते हुए, मुसलमान होते हुए, एक मजहबी जगह पर औरतों की इज़्ज़त करना भी भूल गए? क्या हम इस नहज पे पहुँच गए
اور اس کا جو آپ نے نیگیٹو سوچیے ریئیکشن دیکھا ہے وہ کسی ایک جماعت تک محدود نہیں ہے, وہ اکراس ہے. تمام سٹیزنز کسی بھی سوچ فہم سے تعلق رکھتے ہوں انہوں نے اس کی سمجھے بہت شدید مذمت کی ہے, اور ہم سب شرمندہ ہیں کہ یہ فیس ہمارا ایمرج ہوا مدینہ میں. مدینہ مسجد نبوی کے تو نام سے اور ان گلیوں سے تو ہماری پلکیں جھک جاتی ہیں. وہاں ہم نے ایک ریلیجس انوائرمنٹ کو اس طور پولیٹیسائز کیا کہ ہر جگہ اس حوالے سے خبر چلی اور بات ہوئی. میرا خیال ہے ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. میں آپ کا تعارف کرا دوں, میرے پاس ایک بہت اچھا پینل ہے. مجید عزیز صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری. انہوں نے کہا انڈسٹری ضرور بتائیں, وہ ہماری بیک بون ہے. And I have the honor and pleasure of having Zafrullah Sheikh Saab. He's a former ambassador اور سعودی عرب میں انہوں نے سرو بھی کیا ہے. ظفراللہ شیخ صاحب, آپ سے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں گفتگو کا آغاز کروں. ایک تو کچھ روشنی ڈالیے گا ہمارے اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ایک بیچ میں یہ بھی سوچ آئی کہ درینہ تعلقات ہیں, ریلیجس کنورجنس ہے, ایک دوسرے کے لیے بہت احترام ہے. تواتر کے ساتھ سعودی عرب نے پاکستان کو ہمیشہ مشکل وقت میں بیل آؤٹ کیا ہے, لیکن ایسا بھی سوچا جا رہا تھا کہ شاید تعلقات میں کچھ تعطل آ گیا تھا. اب کیا وہ مینڈ ہونے جا رہا ہے, یا یہ جو دورہ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے آج یاد کیا پی ٹی وی پہ. میں سعودی عربیہ میں رہا ہوں, 4 سال میری پوسٹنگ رہی ہے ایز کاؤنسلر. بٹ وہ پرانی بات ہے 86 سے 90 تک, مگر وہاں چیزیں بہت چینج نہیں ہوئی ہیں. آپ نے جو ذکر کیا ابھی جو انسیڈنٹ انفارچونیٹ ہوا ہے, واٹ ایور اٹ از, بٹ اس میں ہمارے جو اچھی بات نہیں ہوئی ہے. اور ویسے بھی ہم کوئی بھی ہو, ہم سفارتکار ہوں یا کوئی بھی یہاں پاکستان کا لیڈر ہو, ہمیشہ کبھی انہوں نے کوئی ایسا میسج نہیں دیا کہ وہاں کا قوانین کو توڑا جائے. تو انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, حرم میں یہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں یہ ان کی قوانین کی خلاف ورزی تھی؟ وہاں ایسے قوانین ہیں کہ آپ 5 سے زیادہ اسمبلی نہیں کر سکتے کہیں. یس, اینڈ خاص کر کے ان دنوں میں جب رمضان ہوتا ہے یا حج کے جو دن ہوتے ہیں, تو اس میں جہاں تک میں 4 سال وہاں رہا ہوں, میں نے کوئی ایسی بات کبھی نہیں دیکھی. تو نیچرلی جہاں بھی کسی کنٹری میں ہم رہتے ہیں, چاہے ہمارا ہی ملک ہو, ہمارے جہاں جو بھی سفارتکار رہتے ہیں یا عام جو بھی فارن ورکرز رہتے ہیں, they have to abide by the laws of the country. ایک تو یہ ہے, اس سے نام اچھا نہیں ہوا ہے اور اس کا امپریشن اچھا بھی نہیں پڑا ہے. اچھے سلجھے ہوئے ہمارے لوگ ہیں. اچھا, جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان اور سعودی عربیہ کی تعلقات کی, وہ سب کو پتہ ہے. I will not repeat everything. ہم خاص چیزیں, لیکن کیا اس میں جو خاص طور چاہ رہی تھی آپ روشنی ڈالیں, کیا ایک تعطل آیا تھا اور اب یہ دورہ اس کو مینٹ کرنے میں کردار ادا کرے گا؟ ہماری جو تعارف تو بہت سے سیکٹرز میں ہے, ڈیفنس میں ہے, ڈپلومیٹک فیلڈ میں ہے, ان کی ٹریننگز جہاں ہوتی ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں. ہمارے پاکستانی اتنے ایکسپرٹس وہاں گئے ہیں, الحمدللہ وہاں سے سب سے زیادہ ریمیٹنس آتی ہے. اب بھی میرا خیال ہے, if I am not wrong, کوئی 2 ملین سے زیادہ تو ہوں گے ہی ہوں گے. ٹریڈ ہمارا بڑا اچھا ہے. اور دوسری چیزیں جو ہیں, جب تیل ان سے وہاں سے ملتا ہے بڑے اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں ملتا ہے. پھر فائنینشیل جو آپ نے ابھی جو بات کی, اور ہر وقت سعودی عربیہ نے بھی ایٹ دا ٹائم آف دا نیڈ انہوں نے ہماری مدد کی. اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی خاص اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. ابھی بھی ہماری فوجیں وہاں ہوتی ہیں اور فوجیں وہاں ہوتی ہیں. یس, ایک لمحہ آیا تھا کہ جب ہم نے یمن کے وار میں, یمن کے حوالے سے, وہ ہماری پارلیمنٹ ہے. یس, وی آر فری, اور ایسی کوئی بات نہیں. دے انڈرسٹوڈ دا تھنگ, پتہ نہیں کس طرح سے تھا, بٹ دے ڈنٹ ٹیک اٹ سو نیگیٹولی. بٹ یہ تھا کہ تھوڑا ہوتا ہے, جیسے میں نہیں کہتا کہ کوئی ناراض بھی ہو, اور یہ پرنس تو اس میں محمد یہ بن 3 سلمان چیزیں کے ہیں. انویٹیشن پہ وہ تشریف لے گئے. ایک ہوتا ہے روٹنا, ایک ہوتا ہے ناراضگی. اور یہ وہ آپ کو لگا سعودی عرب روٹ گیا تھا؟ روٹنے والی بات, ناراض نہیں تھے. نہیں, ناراض نہیں ہوتا, ناراض ہوتے ہی نہیں. دیکھیں
آپ کو خبر دیں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم کی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی آرام گاہوں پر حاضری، فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد نے روزہ رسول پر حاضری دی۔ وزیر اعظم اور وفد نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم اور وفد نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ہیں اور اس دورے کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے ارکان نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضری دی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ریاض برکی سے۔ ریاض، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو اس وقت 3 روزہ دورے پر ہیں سعودی عرب کے، گزشتہ رات جب وہ مسجد نبوی پہنچے تو روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ خصوصی طور پر ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ جو ہے سعودی حکومت نے وزیر اعظم کے لیے خصوصی طور پر یہ حکم جاری کیا ہے، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے ارکان روزہ رسول کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے درود و سلام پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آرام گاہوں پر بھی جا کر فاتحہ خوانی کی۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے خصوصی طور پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ روزہ رسول میں گئے، وہاں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہوں پر بھی جا کر فاتحہ خوانی کی ہے۔ جی، بہت شکریہ ریاض برکی، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم اور وفد نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ ان کے وفد کے ارکان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گئے۔ اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ فاسٹ ٹریک پہ جانا، دیکھیں اس ملک کو اب ضرورت ہے ٹربو چارج سپیڈ کی، بالخصوص معیشت کے فرنٹ پر، معیشت بھی ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر معیشت کا مطلب جو ہوتی ہے وہ ایک ہوسٹیج بن جاتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ بھی، تو کیا ہمیں سوچنا ہے ہماری ملک کے آگے کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کامنٹ کیجئے گا، یہ جو دورہ ہے اور اس میں جو $7.4 بلین کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پیسے مل جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت اہم دورہ واشنگٹن کا بھی ہوا، آئی ایم ایف کے لوگ مئی میں آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے آئل پرائسز نہیں بڑھائی ہیں تو وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہماری تو عادت ہو گئی ہے کہ ہم لونز لیں اور گرانٹس لیں اور اس سے پھر قرضہ واپس کریں، قرضے کا انٹرسٹ واپس کریں، قرضہ نہیں، اسی میں نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جنہیں سونے کی غذا مل جائے چاندی کی، انہیں پھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی۔ ہم نے، ہمارا ڈی این اے میں آ گیا کہ بھئی آسان طریقہ یہ کہ لون لیں، اور چاہے آپ فرینڈلی کنٹریز سے لیں، چاہے آپ ملٹی لیٹرل ایجنسیوں سے لیں۔ ہمیں دیکھیں، بزنس بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم اگر ہم اوور اس میں ہو جاتے ہیں لونز وغیرہ، تو پھر ہم دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ہم پرائیویٹائز کر لیں، کیا ہمیں کرنا ہے۔ ہم لون لے کے پرائیورٹی ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسکوڈ ہے۔ وی ہیو ٹو چینج آور پرائیورٹیز ناؤ۔ دیکھیں اب اور اگر اب نہیں کی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اب کب کریں گے؟ اور میرے حساب سے شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب،
इसको कर सकते हैं. इज गॉट अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी कम्युनिटी से, बिजनेस कम्युनिटी से, मिफ्ता इस्माइल साहब. लेकिन देखिए जो कंस्ट्रेंट्स तो उनके भी सियासी हैं. देखिए, उनका कंस्ट्रेंट ये है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ा देखिए, सके. और ये सबसे बड़ा, ये आई थिंक, और इसका ये पाइल अप हो रहा है ना जी. वो तो होने का था ना. जब आपके पास आपका खजाना खाली हो और आप फिर भी खर्चा करने बैठेंगे तो द चिकन्स विल कम होम टू रूस्ट. अब वही हो गया है हमारे साथ. तो मैं आपसे चाह रही थी स्पेसिफिकली ये जो इस वक्त हमने पिच किया है सऊदी अरब को, ये फाइनेंशियल बेल आउट, क्योंकि ये इस वक्त क्रिटिकल है. हाँ. ये बेल आउट अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम IMF के साथ भी थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस हासिल कर सकते देखिए, हैं. उसमें जो एक तो होगा, जो अगर ये 2-3 अरब डॉलर तो पार्किंग करेंगे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ब्रांड में, वो तो उसमें हो गया. वो तो इनका पैसा ना हम खर्च कर सकते हैं. वो तो सिर्फ हमारे मैक्रो इकोनॉमिक लेकिन वो हमें डिफॉल्ट से तो बहुत दूर कर देता है ना. देखिए, फिर मैंने आपको यही मैं कह रहा हूँ कि चिकन जब कम होम टू रूस्ट, अगर आपको देखें, एक होता है पॉपुलिस्ट मेजर्स, आवाम को यूं खुश करना. एक होता है कि मुल्क को चलाना है, मुल्क का फ्यूचर देखना है, सस्टेनेबिलिटी लानी है, स्टेबिलिटी लानी है. तो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा. नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब तवातुर के साथ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हमें ऑयल की प्राइसेस पे सब्सिडी देनी भी है तो फिर हम टारगेटेड सब्सिडी दें. यानी जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है या जो गरीब आदमी है, मतलब पजेरियो चलाने वाले को तो सब्सिडी ना दे ना. ये मैंने कहता हूँ ना कि हमारी प्रायोरिटीज भी देखें. हम सिर्फ देखने चाहते हैं जो 150 पौने 200 फैमिलियों की तरफ हमारी नज़र होती है, हमारी आवाम के ऊपर नज़र नहीं होती. लेकिन आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे. ये तो सब लोग कह रहे हैं बढ़ाने. लेकिन कब मजीद अजीज साहब? इन माय ओपिनियन सुबह. In your opinion, Subha, I've spoken to people who say it should have happened yesterday. तो अभी रात गुजर गई है. अब कल 28 रोजा है, तो हम कल से बात कर लेते हैं. क्योंकि बजट इस महीने नहीं बढ़ा रहे हैं. देखिए, अभी 2-3 दिन रह गए, छुट्टियां आ रही, ईद हो जाएगी, तो दे डोंट वांट टू ब्रिंग एनीथिंग लाइक दैट. तो बाय टुमारो आई मीन कि जैसे as soon as पॉसिबल आप करना पड़ेगा. और ये इनकी खुश आइन बात ये कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम एक बड़ा जंप करेंगे, हम इसको ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करेंगे. और देखिए, शोर शारी 2-3 दिन होती है, टाइम पेट्रोल बॉम्ब गिर गया, फलाना हो गया. लेकिन मेरी एक चीज़ है, एक रिक्वेस्ट है टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली अब जो अपोजिशन में है, कि देखें, लेट्स बी प्रैक्टिकल. हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए. ये हमारे को मुल्क कम्स फर्स्ट. तो आप अगर रेट अनाउंस होता है कि प्राइसेस होंगी, तो एक छोटा मोटा आप भले प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप इसको समझ जाएं. इसको एक देखिए ना, वो मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि जिस मोड में आपको इस वक्त ऑपोजिशन नजर आ रही है, वो तो कहेंगे कि जी आपने जब हमें इस तौर किया तो अब हम आपको नहीं करेंगे. अभी ब्लेम थ्रोइंग और ये खत्म करें खुदा के अगर आप वास्ते. इजाजत दें तो हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब हैं ऑनलाइन, अगर आप उनसे बात कर लें. गुड गाय. Another good guy, thank you. अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी, आपका नाम मैंने लिया तो मजीद अजीज साहब जो हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, उन्होंने कहा another good guy. तो जी, अच्छा ये फरमाइए मुसद्दिक अजीज साहब के जो दौरा हुआ और जो बदमज़गी हुई, अगर हम उससे आगे चलें तो जो हमारा माशी पिच है और 7.4 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है, ये एक्चुअलाइज हो जाएगा आपके ख्याल में? कुछ इस तौर हमें मिल जाएगा सऊदी अरब से कि कुछ ब्रीदिंग स्पेस आ जाए? हो सकता है मिल जाए, हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा. हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए. इस वक्त किसी पैकेज से ज्यादा जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमारी मुआशी तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट है, नई टेक्नोलॉजी है, न्यू बिजनेस क्रिएशन है. तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो प्राइमरीली इन्हीं चीजों के ऊपर है. और हम ये चाहते हैं कि सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट का मरकज जो है वो पाकिस्तान में बने. और थोड़े से जो हमारे बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात खराब हो गए थे, जैसा कि आपने देखा, वो बिल्कुल वो थर्ड राइश, वो जो हिटलर की के दौर था, उसी तरह कि पाकिस्तानियों की खुददारी के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी दुनिया को कहें कि हमारी खुददारी रिस्टोर उस वक्त होगी जब हम दुनिया से लड़ाई करेंगे. बिल्कुल हिटलर ने भी यही कहा था कि यूरोप से लड़ाई है और अमेरिका से लड़ाई है और रूस से वगैरह वगैरह.
तो बिल्कुल उसी तरह का मुकदमा है। कभी हम कहते हैं कि चीन जो है वो फ्रंट कंपनियां थी PMLN की, कभी हम कहते हैं कि कतर की डील जो थी उसके अंदर धांधली हुई और किकबैक्स हुई, और कभी हम तुर्की के हक में होते हैं तो सऊदीया के खिलाफ, कभी सऊदीया के हक में होते हैं तो मलेशिया और तुर्की के खिलाफ, कभी हम तमाम दिन अमेरिका के टेलीफोन कॉल का वेट करते रहते हैं, कभी हम प्रेसिडेंट अमेरिका के जो ट्रंप थे उनको साल मुसद्दिक अजीज साहब, मैं मुसद्दिक मलिक साहब, मैं सवाल कर लूं? जी जी कीजिए, आप इजाजत दें तो मैं सवाल कर लूं? जी हुक्म कीजिए। बस गुजारिश ये कि देखिए, हम जो एनालिस्ट होते हैं और एंकर्स होते हैं, हम इस तरह की बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि अब हमारा दिल चाहता है कि कोई हमें बताए कि क्या टेंजिबल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्राइसेस, शहबाज शरीफ फॉर गुड रीज़न प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बढ़ाई हैं, इसकी एक कॉस्ट पाइल अप हो रही है, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? IMF का आपने बहुत अच्छा दौरा किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बहुत अच्छी मुलाकातें हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ग्राउंड पे ये चीज़ें नहीं बदली तो मई में जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो फिर सूरत हाल वहीं अटकी हुई होगी। तो अब क्या हम सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं कि फिर IMF के साथ मसाइल ना खड़े हो जाएं? मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमिक थ्रस्ट है वो किस तरफ है अब? देखिए, जो हुकूमत जिस सब्सिडी का ऐलान करके गई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसकी कीमत तकरीबन 700 अरब है। 300 अरब की डायरेक्ट सब्सिडी का वो ऐलान करके गए थे और 400 अरब ऐसे हैं जो वो टैक्स खत्म करके गए थे। ये वो ऐलान करके गए हैं और उसके लिए उन्होंने ना बजट में कोई प्रोविजन छोड़ी है, यानी ना उसका बजट मंजूर किया है, ना वजारत को पता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, ना इसको ECC से अप्रूव किया है, ना उसको अप्रूव किया काबीना से, बस एक सियासी ऐलान करके वो 700 अरब का चले गए। अब इसको जरा अगर आप देखना चाहें किसी तनाजुर में तो आपको पता चलेगा कि पूरी वफाकी हुकूमत का सालाना बजट जो है, ये जो मैंने आपको 700 अरब की सब्सिडी बताई, ये सिर्फ जून तक थी, जब से उन्होंने ऐलान किया जून तक। पूरे साल का वफाकी हुकूमत का बजट जो है वो 580 अरब है। इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग और सियासी डिसीजन मेकिंग वो करके गए। अब हम क्या कर रहे हैं? जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने बाशगाफ अल्फाज में तमाम लोगों को बताया है कि मेरे आने तक आप लोगों ने एक पैकेज बनाना है जिसमें ना तो रियासत बैंकक्रप्ट हो, क्योंकि अगर आप ये पूरी वफाकी हुकूमत अगर 520 अरब में चलती है और इमरान खान साहब 3-4-5 महीने के लिए 700 अरब का एक ऐलान करके चले जाते हैं, डी सीट हो जाते हैं, तो हुकूमत को तो बैंकक्रप्ट नहीं करना। मगर साथ के साथ उन्होंने बड़ी वाज़ेह शक्ल में ये कहा है तमाम वज़रा को कि मेरे आने तक आप एक पैकेज बना के रखें जिससे मुझे वाज़ेह शक्ल में ये नजर आए कि ये बोझ जो है ये गरीब आदमी नहीं उठाएगा, और मुझे तरीका कार बताएं कि आप गरीब आदमी को कैसे बचाएंगे। गरीब आदमी को बचाने के बाद कुछ बोझ हम उठाएंगे, हुकूमत उठाएगी, उठाना ही पड़ेगा, और कुछ जो साहिब हैसियत खानदान है या जो लोग हैं वो उठाएंगे। उनका जिन पे तमाम वजीर इस वक्त काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में अगर मैं सही समझी हूँ तो आपका भी इशारा उसी तरफ है जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब ने इशारा दिया था। आप टारगेटेड सब्सिडीज पे जाएंगे और जो कंज्यूमर कमज़ोर है उसको सब्सिडी देंगे और जो एक हद से ऊपर है उस पर ये बोझ डालेंगे। क्या ये स्ट्रैटेजी है? इस तौर का पैकेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये कब तक हम देखेंगे? जी देखिए, तफसीलात तो खैर हम तय कर रहे हैं, फाइनल उसके खदोखाल जो है वो तय हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वजीर आजम साहब से गुफ्तगू किए बगैर मैं उसके ऊपर कोई भी आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दूं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि गरीब आदमी के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इसका बोझ बिल्कुल नहीं पड़े, ना इन्फ्लेशनरी बोझ पड़े, ना नोजल के ऊपर जो उनका कीमत में इजाफा है उसका बोझ पड़े, और बाकी हुकूमत और साहिब हैसियत लोग जो हैं वो इसका बोझ उठाएंगे, और इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ये पूरा पैकेज जो है वो वाज़ेह शक्ल में आपके सामने। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, एक बहस जो बार बार इन तमाम बातों की साथ उठती है वो ये कि क्या इलेक्शंस 1.5 साल बाद होंगे, और अगर ऐसा होगा तो इन सम वेज अगर 1.5 साल बाद भी होंगे तो हम इलेक्शन ईयर में हैं, तो जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट डिसीजंस हैं वो आपकी हुकूमत लेने को तैयार है, बिलखुसूस मईशत के हवाले से?
جی ابھی دیکھیے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے ایک مشکل فیصلہ ہے جس میں غریب کو بچایا جا رہا ہے اور ریاست کا میلٹ ڈاؤن بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. یہی ریاست کے جو بھی حکمران ہو ہر ایک پر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو رات کو کچھ خواب آئے اور صبح میں اٹھ کے وہ ایسے اعلانات کر دے جس سے حکومت بینکرپٹ ہو جائے. تو میرے خیال میں رسپانسبل حکومت اسی طرح چلتی ہے. ہمیں الیکشن ایئر کا بھی ہمارے ذہن میں ہے خاکہ کہ یہ الیکشن ایئر ہے, ہمیں ترقی کی طرف رواں دواں ہونا ہے, مگر ملک کی اس کی قیمت ملکی ترقی کی شکل میں یا ملکی بربادی کی شکل میں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. غریب کو بھی بچانا ہے, ملک کو بھی سیدھے راستے پہ لانا ہے. جہاں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے وہاں مشکل فیصلے کیے جائیں گے. جہاں پہ کچھ ہمارے پاس راستہ ہوگا سہولت فراہم کرنے کا, بھرپور سہولت غریب آدمی کو فراہم. We wish you all the best, Musaddiq Malik Saab. It's a tall order. Thank you for joining Makalwa. Thank you for joining PTV News. नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी. ज़ाहिर है कि कोई भी फैसला इस वक्त आसान नहीं है. मईशत को ठीक करना है, मुश्किल फैसले लेने हैं जिनकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, और हम इन सम वेज इलेक्शन ईयर में मज़ीद बात करेंगे. मेरे साथ रहिए, हम ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक व्यूअर्स. हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का सऊदी अरब का दौरा, और उसका जो मेजर पिच है वो जाहिद है मईशत है. और अभी हमारी जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब, उनसे गुफ्तगू हुई और उन्होंने जो इश्यूज़ इस वक्त दरपेश हैं उनको हाईलाइट किया. मजीद अली साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे उस कमेंट के हवाले से. इन्होंने जो बातें की उसमें एक बड़ी गहरी बात कर गए, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन. जी वो तो है. हाँ, तो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन को बिल्कुल हम सबको इसमें सोचना पड़ेगा कि हम सबका हमारा रोल है. देखिए श्रीलंका किस तकलीफ में चले गया. आज नेपाल ने जितने भी लग्जरी गुड, गाड़े, मोबाइल, गाड़ियाँ, ये वो सबको बैंड कर दिए. नेपाल ने हमें भी कर ही देना देखिए, चाहिए. हम ये रीजन में हैं, ठीक है. हमें मैं कहा कि स्टेप्स लेने पड़ेंगे, करवा घोट पीना पड़ेगा. क्या ये ज़रूरी है कि $1 अरब के हम मोबाइल फ़ोन मंगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन हुई, अभी देर लगेगी. यहाँ इतने मोबाइल फ़ोन मार्केट में हैं कि हम साल 1.5 साल तक कोई ना ले तो भी बिकेंगे. देखिए, हम $1 बिलियन, हमारा एडिबल ऑयल $4 बिलियन का है. हम $4 बिलियन का एडिबल मंगाते हैं. हमारा जो आप शुरू से ऑयल की बातें कर रही हैं, लास्ट ईयर $7.5 बिलियन का हमने मंगाया, इस साल $15 अरब का हमने मंगाया है. 15 अरब डॉलर का. देखिए, आपको हर चीज़ में चाहिए. क्या CNG स्टेशन जो हैं, सिवाय में भी रिक्शास के लिए 2 साल के लिए आप इसको बंद कर दें. ज़रूरी है कि CNG पे गाड़ियाँ चलें, हम उसको करें. देखिए, आज मैं आपके पास यहाँ आने से पहले मैसेज कराची इलेक्ट्रिक से हमारी ग्रुप में आया कि जी आज रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इंडस्ट्रियल एरिया में लोड शेडिंग होगी. देखिए, कर दें आप. ये तो चलें, आज छुट्टी का दिन था, लेकिन अब कल सैटरडे फैक्ट्रियाँ तो काम करेंगी, फिर छुट्टियाँ आएंगी. एक दिन रह सकता था, लेकिन सीरियस मामला होगा जब कराची इलेक्ट्रिक ने ये स्टेप लिया. पॉइंट मेरा कहने का मतलब है कि बेल्ट टाइटनिंग करना पड़ेगा. और अल्लाह के वास्ते मैं ये कहता हूँ कि क्या हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग साल 2 साल ना करें. इलेक्शन से 2 महीने पहले करें, इलेक्शन पहले करें. लेकिन देखें
चाहे पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत है या इससे पिछली थी, सबके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रेशर था वो इकोनॉमी का था। देखिए पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है, हमारी रन अवे इन्फ्लेशन, आज की खबर है 16% हमारी इन्फ्लेशन पहुंच गई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं रोज ब रोज। आप देखेंगे हमारा जो फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और 65-70 बिलियन डॉलर तक हमारा इंपोर्ट पहुंच जाएगा। और इसमें क्या हर और चीज ये तो एक्सपोर्ट्स भी तो कहते हैं बढ़ रही है। एक्सपोर्ट देखें, एक्सपोर्ट मार्च तक तो 25 के ऊपर थी अरब डॉलर की, और जिस तरीके से एक्सपोर्ट जारी है तो अप्रैल मई जून में भी अगर 8 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तो हम तकरीबन 33 हो जाएंगे, विच इज द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। फिर उसमें आईटी के भी हैं, मिला लें तो मेरे ख्याल से 35 अरब डॉलर पे आ जाएंगे। लेकिन और 31-32 अरब डॉलर हमारे रेमिटेंस से आएंगे। खसारा फिर भी हमारा बहुत बड़ा है। और आपको पता है कि हम जितने लोन लेते तो हैं आपकी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही, आपका चेंबर कुछ नहीं कर रहा? नहीं, हम मुझे कर रजी रहे साहब, हैं, हम क्या करें बताइए। तो हम तो कर रहे हैं, हम तो एक्सपोर्ट हम ही बढ़ा रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कोई और तो नहीं बढ़ा रहा ना। हाँ, आप सोचेंगे लास्ट वीक मेरे पास 3 बिजनेसमैन थे, तीनों ने कहा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। कारोबार तो हमारा चल रहा है इसलिए कि डिमांड वर्ल्ड वाइड ऐसी डिमांड है। और हमारा जो डॉलर का जो प्राइस हो 186 रुपये पे चले गया है, तो हम कंपटीशन कर सकते हैं दुनिया में। तो हम ये करें। लेकिन आप देखें कि जहां हमको सस्ता रुपया हो गया है, एक्सपोर्ट के तो अच्छा है, लेकिन हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसके ऊपर तो हमारा आ रहे। मैंने आपको कहा 15 अरब डॉलर। इंपोर्टेड चॉकलेट्स खाना बंद करें और इंपोर्टेड गाड़ियां भी चलाना बंद करें। नहीं गाड़ियां, और क्या जरूरत है, हर कोई छोटा मोटा SUVs लेके घूम रहा है। हम अभी तक नवाबी से निकले नहीं है। नवाबी, बिल्कुल सही बात है। मतलब वी कांट अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल, सो टू से। मैं जो बात ज़फर साहब आपसे पूछना चाह रही थी, इंतहाई अहम, जब हम इस पे बहुत हम कमेंट्स पढ़ रहे थे जो इस वक्त विजिट हुआ है सऊदी अरब का, और आपने बड़ी उम्दा बात कही थी, आपने कहा कि रूठ जाते हैं, नाराज़ नहीं होते। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात है जो कमेंट आ रहा है कि शायद अब सऊदी अरब से जिस तौर हमें बेल आउट्स मिल जाते थे, अब उस तरह से मिलना मुमकिन नहीं है, और अगर मिलेंगे तो उनके साथ कुछ कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस हो सकता है कि अस्करी नौयत की हों, वो हमसे वो डिमांड करें। आपका क्या ख्याल है? देखिए, हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी और वो चेंज हो गई है, दुनिया बहुत बदल गई है। मुझे याद है कि जब 75 में मैं टोक्यो जा रहा था, पहली पोस्टिंग पे मेरी 500 रुपये की तनख्वाह थी। उस वक्त क्लास 1 ऑफिसर CSS के थ्रू जो जाता था, डॉलर 9 रुपये का था। अंदाजा लगाएं अब ये सारी दुनिया में, अब मैं कम से कम कोई आई हैव सीन होल ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं कि छोटे छोटे मुल्क, ऑलमोस्ट। तो उसमें जब देखा है, आप लोगों ने इतना ट्रैवल किया होगा, नेचुरली वाइडली ट्रैवल है सब, हर मुल्क के अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो गए। आप जो सऊदी अरेबिया की बात कर रही हैं, नेचुरली उनके ऊपर भी बड़ी कंपल्शंस आ गई हैं। पहले यमन वॉर नहीं थी, एंड द यमन वॉर हैज ट्रैश्ड। मैं एक बात कर रहा हूँ, डिफेंस पैक्ट पहले 35 मुल्कों का नहीं था, अभी है। अभी उनकी जो भी इकोनॉमी जो है, देखें जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें आंख मचोली एक ऊपर ऊपर, उनके पास खुद उसमें, तो सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। अब ये है कि एग्रीकल्चर में कुछ हो गए हैं सेल्फ सफिशिएंट, सब्जियाँ ये वो सारे उन्होंने बड़ी, बट है तो रेगिस्तान। तो कहने का मकसद है, हर मुल्क के, मैं कुवैत में भी 4 साल रहा हूँ, आई हैव सीन दीज डेजर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। हर मुल्क के अपने अपने कंपल्शन है। तो आप जो कह रहे हैं कि सऊदी अरब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, बट विल इट बी विदाउट स्ट्रिंग्स? मैं ये शायद पूछना चाह रही हूँ। पहले बड़े आराम से दिल खोले ऑफर होते थे। आपको याद है पुराने मक्का, मुझे याद है जब इस्लामिक समिट हुई थी लाहौर में, मैं प्रोबेशनर था उस वक्त सिविल सर्विस एकेडमी में, पहली इस्लामिक समिट हुई 74 लाहौर में। अगर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई सॉ दैट the historic summit with all the Muslim leaders on one platform, I tell you. बिल्कुल। कौन कौन थे, अब मैं तो नाम नहीं कुछ सकती, फैसल, पला, ये वो सारे टोटली भुट्टो साहब had pulled it off। डिफरेंट थे। जो भी है, देखिए हम पॉलिटिशियंस तो नहीं, हम सफारतकार हैं। हम सबसे इनपुट्स लेते हैं, टेबल पे बैठ के बात करते हैं, मतलब लड़ाई नहीं करते। हम ये नहीं कहते, लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी नहीं चाहिए, मगर कोई कभी भी नहीं लड़ाई पे भी नहीं करती। हमारा दुश्मन इंडिया, उनको भी कहते हैं बैठ के बात करो। जी बिल्कुल। तो जैसे भी जर्नलिस्ट होता है, तो हमने डिप्लोमेसी में ये सीखा है कि अगर किसी मुल्क की कोई गलती भी है, ये मत बोलो कि ये खराब है। क्वाइट डिप्लोमेसी, क्वाइट नहीं,
مطلب یہ کہ ڈپلومیسی یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرو کہ نہیں جی کچھ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں دوسرے. جیسے رشین کا وزٹ ہوا فار انسٹنس, جی میں ڈپلومیٹ ہوں, کوئی خراب بات نہیں تھی, مگر کسی نے شکوہ کیا دوست نے کہ یار نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ یہ نہیں تھے کہ بس چونکہ ایک دم وی اسٹارٹیڈ بمبارڈمنٹ شروع کر دیجیے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ کرنے والے, ڈیمارشے دے رہے ہیں. یہ ڈیمارشے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی یورپین یونین, ڈیمارش دینا بھی غلط تھا. ڈیمارشے از اے اور ویری انہوں نے اسٹرانگ کہا نوٹ. کہ لینگویج واز ناٹ اسٹرانگ نوٹ نہیں لینگویج. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہم سفیر جو ہیں سائفر ٹیلی گرام سے بھیجتے ہیں, جلسوں میں نہیں ہلاتے. جی آپ کے خیال میں آئی یہ نامناسب تھا؟ مجھے سب سے ہماری لیڈرشپ بڑی اچھی. دیکھیں شروع سے اگر دیکھیں ہم نے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایوب خان کا دور بڑا اچھا تھا. کیوں اچھا تھا؟ ہمارے سارے اکنامک پلانس جاتی تھیں, اتنے بزنس مین ہیں, سارے فار ایسٹ کو پلانس ہمارے تھے, نارتھ کوریا کو ہمارے تھے, ملیشیا کو تھے, مہاتیر کو پرسنلی بیٹھ کے میں نے کیا ہے, لی کوان یو کو میں نے پرسنلی کنڈکٹ کیا ہے, بیٹھ کے اس طرح سے باتیں کی. کہتے تھے وی باٹ اینڈ وی گاٹ ایوری تھنگ فرام پاکستان. کیا تھا کیا تھا؟ ہی واز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. ایز اے پاکستانی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بھی ہو وی ویلکم ایوری بڈی. وی آر ناٹ پالیٹیشینس, وی آر ڈپلومیٹس. وی سیٹ ڈاؤن آن دا ٹیبل, وی ٹاک. اٹس اے وار but it's a war of peace, war of words, and not the war that we keep beating the drum and saying that تم نہیں کر سکو گے, وہ کہے گا تم نہیں کر سکو But گے. you never shut the window. I mean, you keep it open. اس سے حالات خراب ہوتے ہیں. میں ایسے ایسے ملکوں میں رہا ہوں. میں آپ کو 2 منٹ کا قصہ سناؤں. میں سوڈان میں جب سفیر تھا افریقہ, وہاں پریزیڈنٹ بشیر تھے جو سفیر تھے, ابھی اترے ہیں. میں 3 سال 99 سے 2002 سے میں کانسل تھا فرینکفرٹ میں, وہاں سے میں کیا تھا. مجھے پریزیڈنٹ بشیر نے یہ کہا کہ آئی لو پاکستان. میں نے کہا کیوں ایکسیلنسی, وائی ڈو یو لو پاکستان؟ کہتا ہے آئی واز بریگیڈیئر, آئی واز ٹرینڈ اینڈ ٹیونڈ ان پاکستان. بالکل ہمارے یہاں وہ جو ہمارے اس نے شکوہ کیا کیا کہ جی دیکھیں مسٹر ایمبیسڈر, آئی ہیو نیور بین انوائٹڈ ٹو پاکستان. نن آف دی پاکستانی لیڈرز ہیو کم ٹو اس بیکاز وی آر پور. آپ سے ادھار مانگتے ہیں, آپ ادھار نہیں دیتے. آپ سے بوگیاں مانگتے ہیں, کہتے نہیں پیسے دو. وی آر پور کنٹری. ابھی تو ہم بھی لوگوں سے مانگ رہے ہیں صرف. نہیں دیکھیں انٹر ڈیپینڈنس ہے سب کی. کوئی either you say you are chooser or a beggar, وہ ان کی میننگ الگ ہے. بہت سے ہمارے لوگوں کو یہ بات تو بجا ہے نا کہ جو ہماری اکنامک سوورن سپیس ہے اس نے شرنک کیا ہے, اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہماری ڈپلومیسی بھی پولیٹیکل ڈپلومیسی سے تھوڑی سی ڈائیورشن لے کے اکنامک ڈپلومیسی. نہیں وہ تو ہم کہتے تھے کہ ہم اب جو اسٹریٹجک اسٹیٹ نہیں ہے, جو اکنامک اسٹیٹ ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہیں, who's the executive director of SDPI. جی عابد آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, how are you? جی وعلیکم السلام, I'm fine, thank you. اچھا عابد سلیری صاحب, ایک تو آپ کا میں کامنٹ چاہوں گی. اس وقت جو ہم سعودی عرب کے ساتھ جس طرح کی اکنامک کنورجنس چاہ رہے ہیں اور یہ جو $7.4 بلین کا فگر آ رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ ہم اچیو کر پائیں گے, یہ پیسے ہمیں مل جائیں گے؟ دیکھیے اس وقت دیر از نو فری لنچ, اور آبویسلی جو آپ کو ریلیشن ہے اسپیشلی اکنامک ریلیشن وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں جیو پولیٹیکل سچویشن پہ, جو اسٹریٹجک سچویشن پہ. اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو اسلامک بلاک میں اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے پاکستان کی ایک امپورٹنس جو ہے وہ تو بہرحال مسلم ہے اور وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر اور ان کی جو فیملی ہے ان کا ایک کمفرٹ لیول بھی سعودی رائل فیملی کے ساتھ ہے, تو یہ کافی پرانا ان کا جو ہے ٹرسٹ ٹیسٹڈ ریلیشن ہے. تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو کوئی اتنا بڑا یا امبیشیس ایجنڈا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جو رول آؤٹ تھا وہ سعودی حکومت شاید پہلے بھی کر دیتی, لیکن جب آپ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو چائنا اور سعودی عربیہ دونوں نے اپنے ڈپازٹس کو رول آؤٹ اس سے نہیں کیا کہ وہ آنے والی حکومت کو oblige کرنا چاہتے تھے, جانے والی کی حکومت کو نہیں. تو ایک تو وہ رول اوور جو ہے وہ ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. جو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی اویلیبلٹی ہے وہ اگین سعودی عربیہ جو ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہے. اور شاید ایک تو جو اسٹالڈ پروجیکٹس ہیں, جو MOUs محمد بن سلمان صاحب جو دورہ تھا پچھلی حکومت کے دوران اس میں سائن ہوئے تھے, جن کا فالو اپ نہیں ہو سکا. ہو سکتا ہے کہ کچھ
उन चीज़ों को भी रिवाइव किया जा सके। तो इससे हमें बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। ये भी फरमाइए सलेरी साहब कि अभी हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब थे जो अब फेडरल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के। उन्होंने कहा कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल बढ़ानी पड़ेंगी, वरना इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इसको कुछ हम इस तौर करना चाहते हैं कि गरीब आदमी पर इसका बोझ ना पड़े और साहिब हैसियत इसका बोझ उठाएं और कुछ बोझ हुकूमत उठाए। तो इन सम वेज टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात हो रही है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया था। पाकिस्तान के पास टारगेटेड सब्सिडीज़ को ऑपरेशनलाइज करने का, इम्प्लीमेंट करने का कोई तरीक़ा कार है? माजी में मुझे तो नहीं याद आ रहा सलेरी साहब कि हम ये कर पाएँ। हम यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह करते हैं बट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक पूरा रोड मैप जो है वो हमने तैयार करके दिया हुआ है। अच्छा। जो पिछले इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसका मेंबर था मैं, वहाँ पे भी मैंने इसको तैयार करके दिया था। और ये बड़ा सिंपल है। देखिए, आपके पास 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो हैं उन सब की एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास रजिस्ट्रेशन होती है। उनके जो CNICs हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। उन CNIC को बिस्क का जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा बेस है वहाँ पे ट्रायंगुलेट करके देखना होगा कि उनमें से कितने ओनर जो हैं वो अहल हैं और कितने जो हैं वो उनकी इनकम लेवल है, खास जो भी थ्रेशोल्ड रखा जाएगा उससे ज़्यादा है। तो लेट्स से 50,000 60,000 पर मंथ का अगर कोई थ्रेशोल्ड रखा जाता है तो बिस्क का डाटा इस वक्त आपको बता सकता है पूरे पाकिस्तान में उन CNICs के बारे में कि कौन कौन से लोग अहल हैं उसमें और कौन से सब्सिडी के अहल नहीं हैं। और आप उसको कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत के साथ कि अगर कीमत जो है वो किसी भी लेवल से ऊपर जाती है तो आप कैश ग्रांट जो है वो उन घरानों को दे देंगे। अच्छा, तो ये आपके ख्याल में ये डुएबल है? कैश ग्रांट्स उन लोगों को दे दें और ये उनकी ऑयल कुशन होगा, इन सम वेज एनर्जी कुशन होगा। हाँ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे करना जो है वो मुश्किल है। पेट्रोल पंप पे इसका मिसयूज होगा। जाहिर आप पेट्रोल पंप पे 2 रेट्स में वो नहीं करवा सकते और ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उनका जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स हैं वो दे सकते हैं, तो वो मुश्किल होगा। लेकिन ये आसान है कि उसको कैश ग्रांट में वित्त पे जो है उसको कोई कफालत प्रोग्राम, पेट्रोल कफालत प्रोग्राम या वित्त कफालत प्रोग्राम, उसके तहत ये किया जा सकता है। इसका डूब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। वेरी गुड इनपुट। हम ये बात बार बार लोगों से पूछे हैं और आपने हमें एक एक्चुअली कॉन्क्रीट जवाब दिया है। एक एडवाइजरी काउंसिल इस वक्त हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी कॉन्स्टिट्यूट किए और होपफुली इसी तरह की हमारे पास ऑप्शंस और अच्छे प्लान्स आए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आबिद। आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो अभी बनी है काउंसिल, आज अखबार में उसके नाम आए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप इसको मतलब यू नो द इंडस्ट्री, यू नो द चेंबर, यू नो दीज पीपल, ये कैसे लोग? 21 लोग हैं। 21 लोग हैं चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस 7 तो पॉलिटिकल हैं। एक हमारे फॉर्मर FBI के चेयरमैन हैं, एक एजाज नबी साहब हैं, जो ज़रूरी है, जिस तरह सुलेरी साहब भी हैं कि जो बातें हो उसको स्ट्रक्चर करके एक पोजीशन पेपर बनाए, प्रपोजल बनाए। वो तो बिजनेस कम्युनिटी हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि जो तकरीबन जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बड़े मोतबर नाम हैं, वेल नोन अपने अपनी फील्ड में, लेकिन नन ऑफ देम आर फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ये सारे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल टाइप के मेंबर्स हैं, जिनको मैं कहता हूँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हम हाउस ऑफ कॉमन्स, लेकिन अच्छा मशवरा दे सकते हैं। देखिए, मशवरा तो यही लोग मशवरा पिछली 4-5 हुकूमतों को देते आए हैं और फिर भी हमारी इकोनॉमी। आप एक मशवरा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को दे दीजिए यहाँ से। सिंपल बात यह है कि ये ईद के बाद बिफोर द बजट ये मेन स्ट्रीम जो है बिजनेस कम्युनिटी के, हर चेंबर, हर एसोसिएशन, हर मार्केट से लेके कन्वेंशन सेंटर में करें। अच्छा, और टाउन हॉल मीटिंग टाइप, टाउन हॉल टाइप करें विद वन प्रोविजो के सुबह से लेके लेट इवनिंग तक इस सबकी बात सुने। पहले से कह दें कि भाई वो मैं अगर जाऊं तो मैं पहले कुछ
तारीफों के पुल नहीं बांधो, मैं सीधा बोलूं कि आई रिप्रेजेंट सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ये प्रपोजल्स हैं और ये काम ये- करें। ये तो आप आपको- लोग ये सब नहीं, आप ये एक्सरसाइज चेंबर में देखिए करके उनको लिख के भी तो भेज सकते हैं। देखिए जो हम हर साल एक एक्सरसाइज करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, वो FBR को जाता है, इनकी टेबल से लेके वो वेस्ट पेपर बास्केट में डाल ऐसे देते तो हैं। नहीं कहिए नहीं होता है, सिवाय एक दफा मुझे याद है, एक दफा शौकत अजीज वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर गालिबन उस वक्त, और हमारे पास चेंबर में आए थे, हमने इसी तरह टाउन हॉल किया था, हमने वो बड़े ऑडिटोरियम में किया था, हमारे मरूम सिराज कासम तेली उस वक्त प्रेसिडेंट थे चेंबर के, हमने पूरा वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था और 80% ऑफ आवर प्रपोजल वर एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। तो 80%। देखिए ना, आपकी बात सुनी जाती है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं हर सेक्टर की बात देखें, आई डोंट नो ये इसमें से IT सेक्टर का कोई है कि नहीं काउंसिल में। IT तो कुड बी द देखें, इंजन ऑफ आवर ग्रोथ। उसमें है कि नहीं, दो बैंक बैंकर्स हैं, बाकी जो 4-5 बिजनेसमैन हैं, 1-2 स्टॉक एक्सचेंज से हैं, लेकिन हमारी जो ये कि इट शुड बी अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, उसको ब्रॉड बेस हो, और नॉट काउंसिल ऑफ टाइकून्स। काउंसिल ऑफ टाइकून्स। ओके, आई होप इस्लामाबाद इज लिस्निंग। मजीद अजीज साहब ने अपना शिकवा बता दिया आपको। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, ये फरमाइए कि अभी हमें जो न्यूज़ आ रही है, अब आज रात 12 बजे उनकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ से। हाउ क्रिटिकल इज दिस? कितना क्रूशल है ये बहुत मीटिंग? इम्पोर्टेंट मुलाकात है। देखें, जैसे अर्ज़ किया और जो हमने डिस्कस भी किया कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात करीबी हैं, रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि कोई पर्सनल लेवल पे कोई और ताल्लुकात हों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे लेकिन डॉक्टर सुलेरी ने कहा कि उनकी एक पर्सनल रिलेशनशिप है। है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, ही इज अ बिजनेसमैन, शहबाज शरीफ साहब नोज ABC ऑफ बिजनेस। ये नहीं को और गवर्नमेंट्स में कोई खराब थे या कैसे थे। समटाइम्स यू हैव पीपल बट यू हैव वंडरफुल टीम। अब मैं अयूब खान साहब का मिसाल दोबारा दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक टीम ही हैड, वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म्स वी हैड। और आज का जो भी, ये नहीं कि कोई खराब था, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल मैन, हम तो सफारतकार हैं, बट द पॉइंट इज दैट कई लोग ऐसे आते थे, हम तो बैठ के But it is time that we need such we need people. some Now, it's people a who needs know a- business. such ये देखिए, सारी reforms. मजीद साहब क्या बात कर रहे हैं। टुडे इज द टाइम फॉर अ बिजनेस। दो चीज़ों से हमारा बिजनेस चल सकता है, वन इज इन्वेस्टमेंट, अदर इज एक्सपोर्ट। जी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट जैसे अब सऊदीज ने, आई डोंट नो, हो सकता ये है वैसे पेपर पे बात हुई है कंफर्म कि हो। we will be seeking that also. नहीं डॉक्टर साहब, देखें, सुना था कि $20 बिलियन से ग्वादर में वो रिफाइनरी लगा रहे हैं। वी शुड परस्यू इट, नो मैटर हाउ। किसी की हुकूमत में आया नहीं, वी आर पाकिस्तानीज, वी वांट पाकिस्तान। लेकिन फिर देखिए- ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, अगर मुझे सही याद आ रहा है, फिर वो फिजल आउट हो गया और फिर देखिए, कहा मैं गया आ रहा हूं कराची उसमें। में लगेगा। मैं कुछ देखिए इस उस दौर पे की आ रहा बात हुई। हूँ। देखिए, बात ये है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़बरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इवन बलूचिस्तान, जहाँ भी लें, पंजाब में लें, दूसरे लें। ओनली पॉइंट इज कि बैठ के जो भी है, जो भी हो, यानी हर किस्म का सिस्टम हर मुल्क में चलता है। अगर हम कहें कि नहीं जी ये पीरियड आएगा, इस किस्म का सिस्टम आएगा, प्रेसिडेंशियल आएगा, ये हो जाएगा, मिरेकल्स आ जाएंगे, नो। द बैकबोन and the real bones are these guys. These guys, the business community. Yes. Absolutely. अच्छा, And but we also investment. need diplomats, जी। नहीं, हम क्या करते हैं, हम क्या करके हम बैठते हैं, और ये हमारे ये बता आपको देते हैं कि सलाह ये देते चीज़ें हैं। हम मुल्क टू मुल्क के बैठ के फिर अपनी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, ये दो आपसे चीजें- इंशाल्लाह फिर for- मुलाकात आप होगी। किसी नेक्स्ट मीटिंग पे अब इसको बुलाएं। इजाज़त दे दीजिए, बिल्कुल खत्म हो गया एक था। माइनिंग, एक एग्रीकल्चर, इसके ऊपर आप प्रोग्राम करें। माइनिंग और एग्रीकल्चर पर हम एक प्रोग्राम करेंगे। मजीद शेख साहब का ये मशवरा है। नाज़रीन, जितनी भी बातें हुई बहुत अहम है, दौरा भी बहुत अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। हुमा बकाई को मुकालमे से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।